नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में अब तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी वो महाराणा अमर सिंह प्रथम और कर्ण सिंह के बारे में बात हुई थी कि किस प्रकार से किन हालातों में अमर सिंह जी ने मुगलों के साथ मेवाड़ मुगल संधि की थी और किस प्रकार से अमर सिंह जी के बाद कर्ण सिंह जी शासक बने, जिनके काल में उदयपुर में दिलखुश महल बना, कर्ण विलास महल बना और कर्ण सिंह जी ने ही पिछौला झील के अंदर जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया, जहां पर विद्रोह काल में शाहजहां ठहरा था। और उन्हीं महलों में बाद में 1857 की क्रांति के समय राणा स्वरूप सिंह जी ने 40 अंग्रेज परिवारों को भी ठहराया था। यह सारी बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। तो शुरू करें आज की क्लास। कर्ण सिंह जी के बाद में शासक कौन बनते हैं? शासक बनते हैं महाराणा जगत सिंह जी। महाराणा जगत सिंह प्रथम कब बने राजा? 1628। कब तक रहे? 1652 तक। अब देखो राणा जगत सिंह प्रथम के काल की क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो पहले तो सबसे पहले देखो अपने को एक याद रखना है कि ये अपनी कौन सी झील? पिछौला झील ना। ये कौन सी झील हो गई? पिछौला झील। और इस पिछौला झील में कर्ण सिंह जी के काल में ही एक महल का निर्माण कार्य शुरू हो गया था और उस महल का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। और इस महल का नाम क्या है वर्तमान में? जग मंदिर महल है। तो ये जग मंदिर महल का निर्माण शुरू तो किसने करवाया था? शुरू तो करवाया था कर्ण सिंह जी ने, लेकिन पूरा किसने करवाया? पूरा करवाया उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने। फिर इसके बाद में इसी परिसर में, इसी झील में और एक महल बना हुआ है। कौन सा महल है? मोहन मंदिर। एक महल और है मोहन मंदिर महल। और ये मोहन मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। और इस झील के किनारे पर एक मंदिर बना हुआ है। एक मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर किसका है? जगत सिंह की दायमा थी नोजू धाय। नोजू धाय। तो इन्होंने अपनी दायमा नोजू धाय की याद में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको क्या कहते हैं? नोजू धाय का मंदिर। और यह मंदिर कहां पर है? यह मंदिर है पिछौला झील के किनारे पर। तो एक तो क्या करवाया? जग मंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया, दूसरा मोहन मंदिर का निर्माण करवाया, तीसरा नोजू दाय का मंदिर बनवाया। तीनों कहां पर है? पिछौला झील के पास, उदयपुर। अब देखो उदयपुर में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, स्थापत्य की दृष्टि से सबसे भव्य मंदिर उदयपुर में बना हुआ है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान रखना। एग्जाम में आने के हिसाब से, पर्यटन के दृष्टिकोण से, स्थापत्य के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से यह मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगदीश मंदिर, या इसी मंदिर को कहते हैं जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। ध्यान रहे मित्रों, इसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। सपनों का मंदिर। सपनों का मंदिर कहने का कारण क्या है? बताया जाता है कि जगत सिंह जी ने सपने में एक मंदिर देखा था और उसी के आधार पर क्या कर दिया? इस मंदिर का निर्माण करवा दिया। यह मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ध्यान रहे, पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली में ना। पंचायतन शैली देखो किस प्रकार से होता है कि एक अपना कोई मंदिर का परिसर है ना, बीच में तो क्या बना हुआ है? एक मुख्य मंदिर बना हुआ है। फिर यहां पर कोई एक छोटा मंदिर, यहां पर कोई एक छोटा मंदिर, यहां कोई एक छोटा मंदिर और यहां कोई एक छोटा मंदिर। इस प्रकार से जो मंदिर बने होते हैं वो पंचायतन शैली कहलाती है। तो ये मंदिर किस शैली में? पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसके शिल्पी कौन थे? तीन नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्पी, तो इसके शिल्पी कौन थे? एक नाम तो मुख्य निर्देशन तो था अर्जुन के पास, है ना, अर्जुन। अर्जुन के अलावा एक नाम ध्यान रखना, मुकुंद।
मुकुंद, और मुकुंद के पुत्र का नाम था भाणा। मुकुंद के पुत्र का नाम था भाणा। इन तीनों ने मिलकर, देखो मुख्य ठेकेदार तो कौन थे? अर्जुन, और बाकी जो शिल्पी थे मुकुंद और भाणा, ये पिता पुत्र थे। इन तीनों ने निर्देशन में क्या बना है? ये पूरा जगदीश मंदिर बना है। स्थापत्य कला की दृष्टि से ध्यान रखना, ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, स्थापत्य कला की दृष्टि से सबसे शानदार मंदिर जो है वो यही जगदीश मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। अच्छा, इसी मंदिर में ध्यान रहे एक शिलालेख खुदा हुआ है ना। इसी मंदिर के परिसर में एक शिलालेख है, जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति। तो ये जगन्नाथ प्रशस्ति किसकी प्रशस्ति है? ये जगन्नाथ प्रशस्ति जगत सिंह प्रथम की प्रशस्ति है ना। और इसका रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार ध्यान रखना कृष्ण भट्ट तेलंग है। कृष्ण भट्ट तेलंग है। ध्यान रहे मित्रों, इस मंदिर का निर्माण हुआ आपके 1651 में, है ना। और ये जो शिलालेख है, प्रशस्ति है, ये है 1652 की। रचनाकार कौन है? कृष्ण भट्ट तेलंग है। कल को ये सवाल पूछ ले कि कृष्ण भट्ट तेलंग नामक विद्वान किसके दरबार में रहता था, तो आपका उत्तर होना चाहिए जगत सिंह प्रथम के दरबार में रहता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, आगे बात करें। जगत सिंह प्रथम के संबंध मुगलों के साथ बुरे तो नहीं थे, लेकिन उतने अच्छे भी नहीं थे। ध्यान रहे, कारण था जगत सिंह जी के पुत्र राज सिंह जी, वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे, है ना। तो ज्यादा अच्छे नहीं तो ज्यादा बुरे भी नहीं। और इसीलिए जगत सिंह प्रथम के काल में ही एक रियासत बनी शाहपुरा, और एक रियासत बनी देवलिया। और ये देवलिया को ही वर्तमान में आप लोग कहते हो प्रतापगढ़। क्या कहते हो? प्रतापगढ़। ये दोनों रियासतें मेवाड़ से अलग हुई थी जगत सिंह प्रथम के काल में। इसकी स्थापना की थी सूरजबान ने। किसने की थी? सूरजबान ने। और इसकी स्थापना की थी हरि सिंह ने। हरि सिंह जी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये दोनों रियासतें मेवाड़ से अलग किसके काल में हुई? जगत सिंह प्रथम के काल में। जगत सिंह प्रथम के काल में किसने? इस समय मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने इन रियासतों को स्वतंत्र किया। अगर एग्जैक्ट बात करूं तो यह साल था मित्रों 1631। कौन सा साल था? 1631 की बात है। ये रियासतें क्या हो गई थी? मेवाड़ से अलग हो गई थी। जगत सिंह प्रथम के काल में हुई थी। और किसने की थी? शाहजहां के आदेश से हुई थी। क्लियर है? जगत सिंह जी के काल की एक उपलब्धि और ध्यान रखो, महाराणा जगत सिंह प्रथम चित्रकला में भी विशेष रुचि लेते थे, है ना। तो इनका काल मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। ध्यान रहे, अभी भी पूछ ले तो मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका काल? महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल, है ना। जगत सिंह प्रथम ने ही ध्यान रखना कि उदयपुर में किसका निर्माण करवाया? चितेरारी ओवड़ी। चितेरारी ओवड़ी। ये चितेरारी ओवड़ी को क्या कहते हैं? तस्वीरारो कारखानो भी कहते हैं। तस्वीरारो कारखानो कहां पर है ये चितेरारी ओवड़ी? तो ध्यान रहे उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। किसने करवाया निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। एक तो ये चितेरारी ओवड़ी
और एक अजारारी ओवड़ी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, अजारारी ओवड़ी कहां है? अजारारी ओवड़ी, तो अजारारी ओवड़ी है मित्रों, ध्यान रखना, देवगढ़ सैली में। देवगढ़ ठिकाना राजसमंद में, देवगढ़। ये द्वारकादास चुंडावत ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखना, अपन आगे बात भी करेंगे वैसे, है ना। तो अजारारी ओवड़ी तो कहां है? देवगढ़ सैली में। और चितेरारी ओवड़ी तस्वीरारो कारखाना उदयपुर में, जिनका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया। इस कालखंड में दो चित्रकार बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक चित्रकार था मनोहर, और एक चित्रकार था साहबदीन। ये दोनों चित्रकार किसके दरबार में रहते थे? जगत सिंह प्रथम के दरबार में थे। इससे भी आगे और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर वीडियो को ठीक से देखो और हर वीडियो से आप नोट्स बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जाम की दृष्टि से। ये साहबदीन नामक चित्रकार ने कौन सा रागमाला सेट तैयार किया? रागमाला सेट तैयार किया। किस शैली में किया? मेवाड़ शैली में। कल की क्लास में मैंने और बताया था कि नासिरुद्दीन नामक चित्रकार ने 1605 में अमर सिंह प्रथम के काल में चावंड शैली में रागमाला सेट तैयार किया। और रागमाला मैंने कहा था संगीत का एक ग्रंथ है जिसका रचनाकार पुंडरीक विठल है, और यह ग्रंथ लगभग सभी शैलियों में चित्रित हुआ है। तो चावंड शैली में नासिरुद्दीन और मेवाड़ शैली में साहबदीन, किसके काल में? जगत सिंह प्रथम के काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न एग्जाम में बनता है। आप अच्छे से नोट्स बना लेना, मैं बार बार कह रहा हूं। और अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगम ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर मैं पीडीएफ डाल देता हूं, वहां से पीडीएफ ले लिया करो। और नहीं तो हाथों हाथ आप जब क्लास चल रही होती है, पेपर और पेन लेकर बैठिए, कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। ये कंटेंट इतना व्यवस्थित रूप से आपको पुस्तकों में मिलना मुश्किल हो जाएगा। पुस्तकों में लिखा हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन एक ही जगह पर व्यवस्थित रूप से नहीं मिल पाता है। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए सारा कंटेंट एक दूसरे को मिलान करते हुए, चाहे वो चित्रकला का टॉपिक है लेकिन जगत सिंह से संबंधित है तो वहां पर लाना, है ना। तो ये आपके लिए एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएगी और ये एग्जाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, इसलिए अच्छे से नोट्स बना लो। तो जगत सिंह प्रथम के बारे में देखो, मोटा मोटी तौर पर हमने क्या क्या बात कर ली। एक, जगत सिंह प्रथम ने क्या करवाया है? पिछोला जेल में जग मंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया, मोहन मंदिर महल बनवाया और नौजुदाय का मंदिर बनवाया। दूसरा, ये जगत सिंह प्रथम ने जगदीश मंदिर बनाया, जिसको सपनों का मंदिर कहते हैं। पंचायतन शैली में इसके शिल्पी कौन है? अर्जुन मुकुंद और बाणा है। यहीं पर क्या लगी हुई है? जगन्नाथ प्रशस्ति लगी हुई, जिसका रचनाकार कृष्ण भट्ट तेलंग है। आगे क्या बात कर ली हमने कि जगत सिंह प्रथम के काल में शाहपुरा रियासत और देवलिया रियासत, जो बाद में प्रताप सिंह जी ने नाम क्या रख दिया? प्रतापगढ़, है ना। ये हरि सिंह जी के वंशज थे प्रताप सिंह, उन्होंने इसका नाम बदल के किया प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़ को ही पहले क्या बोलते थे? देवलिया बोलते थे। इनकी स्थापना किसने की? हरि सिंह जी ने। किसके काल में हुई? जगत सिंह प्रथम के काल में। आगे, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसका कहलाता है? जगत सिंह प्रथम का काल कहलाता है। इन्होंने चितेरारी ओवड़ी और तस्वीरारों कारखानों का निर्माण करवाया और मनोहर और साहबदीन नाम के प्रसिद्ध चित्रकार इन्हीं के दरबार में रहते थे। अब देखो मित्रों, जगत सिंह प्रथम के पुत्र का नाम था राज सिंह, महाराणा राज सिंह। और जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, उस संधि की दो शर्तें मैंने आपको कल की क्लास में भी कहा था, याद रखना, क्योंकि ये जो मेवाड़ मुगल संधि है ये युद्ध का विराम मात्र है, समापन नहीं है, कहा था मैंने। अब देखो क्या हुआ। जगत सिंह प्रथम के काल में ही हिसाब से देखा जाए, संधि के अनुसार देखा जाए तो क्या थी संधि की दूसरी शर्त? कि राणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन राणा का पुत्र होगा। तो हिसाब से देखा जाए तो जगत सिंह प्रथम के काल में किसको मुगल दरबार में उपस्थित होना चाहिए था? राज सिंह को उपस्थित होना चाहिए था। इन्होंने मना कर दिया, बोले हूं को जाए नहीं। अरे भाई जाकर नहीं, बोले हम नहीं जाएंगे।
राज सिंह जी ने मुगल दरबार में जाने से मना कर दिया था। इसीलिए मैंने कहा ना कि जगत सिंह के काल में मुगलों के साथ संबंध ना बहुत ज्यादा अच्छे थे और ना बहुत ज्यादा बुरे थे, संतुलन रहा, लेकिन खटास पड़ चुकी थी। इसकी वजह से राज सिंह जी की वजह से, नंबर एक। दूसरा, मेन और सबसे प्रमुख और पहली शर्त क्या थी संधि की, कि चित्तौड़ दुर्ग राणा को लौटाया जाएगा, लेकिन राणा कभी भी दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। और ये राज सिंह जी ने जगत सिंह प्रथम के काल में ही क्या कर दिया, चित्तौड़गढ़ की मरम्मत करवानी शुरू कर दी। मरम्मत करवानी क्या कर दी, शुरू कर दी। मतलब सीधा संधि का उल्लंघन हो चुका था। और यह काम किसके काल में, जगत सिंह प्रथम के ही काल में शुरू हो गया था। ध्यान रखना कि मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन जगत सिंह प्रथम के काल में ही हो गया था। किसने किया था, जगत सिंह प्रथम के पुत्र राज सिंह ने किया था। लेकिन जगत सिंह ने समझाए रखा, बोले बेटा तू गड़बड़ मत कर, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। राज सिंह जी काम मानने वाले थे। इन्होंने तो कहा नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं चित्तौड़गढ़ की मरम्मत भी करवाऊंगा और मुगलों के दरबार में भी उपस्थित नहीं हूं। जगत सिंह जी समझा रहे थे, बेटा मान जा, भाई बाबू मान जा। फाइनली 1652 में क्या हो गया, जगत सिंह जी की मृत्यु हो गई। और अब शासक कौन बन गए, महाराणा राज सिंह प्रथम। महापुरुष है। मेवाड़ के इतिहास में वीरों की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक वीर योद्धा मेवाड़ के इतिहास में मिल जाएंगे, लेकिन राज सिंह जैसा कम ही हुए हैं। एक महापुरुष है, इसने कभी मुगलों के साथ कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन मुगलों के नाक में दम कर रखा। राज सिंह प्रथम बहुत विशिष्ट कैरेक्टर है, बहुत मजा आने वाला है। आप पूरी क्लास को देखना, बहुत मजा आएगा। राज सिंह प्रथम चूंकि महापुरुष है, तो थोड़ा इनके बारे में विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। राज सिंह प्रथम का जन्म कब हुआ, जन्म हुआ इनका 24 सितंबर 1629 ईस्वी को, 1629। पिताजी कौन है, अभी हमने बात कर ली, जगत सिंह प्रथम। माताजी कौन है, माता है जनादे। इनकी एक उपाधि भी विशेष रूप से ध्यान रखना, विजय कटकातु। विजय कटकातु, ये विजय कटकातु की उपाधि इनको दी है रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। किसने दी है, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। ये रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज प्रशस्ति लिखी है, उसी के अंदर इनकी ये उपाधि है क्या, विजय कटकातु। ध्यान रखना, यह एग्जाम में पूछा जाता है। अब जिस समय राज सिंह जी शासक बने, उस समय मुगल बादशाह था शाहजहां, और शाहजहां ने राज सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया, है ना। मनसबदार देखो मुगल काल में पढ़ते, अकबर द्वारा चलाई हुई एक प्रथा है, एक प्रकार की रैंक है ना। तो कितने हजार का मनसबदार बनाया था शाहजहां ने इनको, 5000 का। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं शाहजहां ने, कंफ्यूज मत होना। औरंगजेब के काल में राज सिंह को 6000 का मनसबदार बनाया गया था, और यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, कंफ्यूज मत होना। शाहजहां ने कितना, 5000 का। औरंगजेब ने कितना, 6000 का। कैसे बना हम बात करेंगे, ध्यान देना। अब देखो क्या हो गया, स्पष्ट तो इन्होंने पहले ही कर दिया था राज सिंह जी ने। ना ही तो ये राजकुमार के तौर पर मुगल दरबार में उपस्थित हुए,
ना राणा बनने के बाद अपने बेटे को भेजा। गड़बड़ तो हो ही गई। दूसरा, अब तक तो चलो पिताजी ने भाई बाबा करके संभाल रखा था, अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं था। अब इन्होंने क्या कर दिया, शासक बनने के बाद चित्तौड़गढ़ की मरम्मत और भी तेज करवा दी। तो जैसे ही शाहजहां को यह पता चला कि राणा अमर सिंह जी क्या कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, इसके परकोटे को क्या करवा रहे हैं, मजबूत करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में शाहजहां की नींद जागी। शाहजहां की नींद जागी, बोले ये तो गड़बड़ हो जाएगी। चित्तौड़ का किला बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत किला है, इसमें घुस गया राणा और फिर से क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो कंट्रोल नहीं हो सकता। ये शाहजहां भी जानता था और इनके पिताजी जहांगीर भी जानते थे। तो ऐसी स्थिति में शाहजहां ने क्या किया, शार्दुल्ला खां के नेतृत्व में सेनाएं भेज दी। शार्दुल्ला खां करीब करीब कितनी, 30,000 की बड़ी फौज देकर रवाना कर दिया गया। राज सिंह जी को पता चला कि एक बड़ी फौज किस तरफ बढ़ रही है, मेवाड़ की ओर बढ़ रही। अब देखना, राज सिंह जी अकेले ही गए, किससे मिलने, शार्दुल्ला खां से मिलने। बोले कहां जा रहे हो, बोले मेवाड़ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो, अरे बोले क्या क्यों जा रहे हो, हमला करना है। क्यों करना है, बोले तुमने संधि का उल्लंघन किया। बोले कौन सी संधि, बोले तुम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवा रहे हो। बोले हाँ, तो बोले मरम्मत तो करवानी पड़ती ना, ये टूटा फूटा अच्छा लगता है क्या। अरे बोले मेवाड़ मुगल संधि का पहला प्रावधान क्या था, बोले क्या था, राणा कभी भी दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। ओ हो, ऐसा था, और गड़बड़ हो गई। अच्छा इसलिए हमला करने, बोले हाँ। ए भाई कारीगरों इधर आओ, इधर आओ। ए हमारे बादशाह को पसंद नहीं आया, जो भी ये नया काम किया है वो वापस तोड़ दो। करीब करीब कितने दिन, 15 दिन शार्दुल्ला खां मेवाड़ में रहा था, और जो भी दीवार में नया काम हुआ था वो वापस क्या करवा दिया, तुड़वा दिया। बोले अब ठीक है, राजी हो, बोले हाँ, जाओ वापस। इतनी सी बात के लिए सेना लेके आ गए। जैसे ही शार्दुल्ला खां वापस लौटा, राज सिंह ने कारीगरों को बुलाया, काम वापस शुरू करो। समझ गए राज सिंह का कैरेक्टर क्या है। अवसर देखकर, जैसा माहौल है वैसा काम कर रहा है ना, मौके के अनुसार। जरूरत पड़े तो झुक जाना है, जरूरत पड़े तो हमला भी कर देना। यह राज सिंह जी का कैरेक्टर है। अब देखो बात बन गई एक बार के लिए, इसके लौटते ही वापस मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। साल आ चुका था 1657 का। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा, और इसके बीमार पड़ते ही इसके छोरे आपस में राजा बनने के लिए लड़ने लग गए। मतलब पिताजी मरने वाले हैं, राजा कौन बनेगा। तो शाहजहां के पुत्रों में क्या चला, उत्तराधिकार युद्ध चला। वैसे 4 पुत्र थे, मुख्य युद्ध जो चला वो चला था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। दारा सिकोह, और दूसरा पुत्र कौन था, औरंगजेब। इन दोनों के बीच में मुख्यतः उत्तराधिकार, इसके अलावा एक मुराद नाम का और था, उनमें भी संघर्ष किया था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं जितना इन दोनों का है। और ध्यान रखना, अधिकतर राजपूत राजा किसके साथ थे, दारा सिकोह के साथ थे, और खुद शाहजहां का भी समर्थन किसको था, दारा सिकोह का। दारा सिकोह के बारे में बताया जाता है ये बड़ा भला आदमी था, ये दूसरा अकबर होता अगर जिंदा रहता, है ना। इसने कई सारे हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, समझा था, और उनका फारसी में अनुवाद किया था। कई उपनिषदों का इसने क्या किया, फारसी में अनुवाद किया था। तो यह एक अच्छा और उदार व्यक्ति था, और इसीलिए संभवतः राजस्थान के अधिकतर राजपूत राजाओं ने किसका सपोर्ट लिया, दारा सिकोह का सपोर्ट किया था, औरंगजेब का बहुत कम। ऐसी स्थिति में औरंगजेब ने लेटर किसके पास भिजवाया, राज सिंह के पास। बोले बताओ आप किसकी तरफ हो, राज सिंह जी।
ऐसा ही संदेशा दारा सिकों ने भी भिजवाया। अब ऐसी स्थिति में राज सिंह जी क्या करें? अच्छा, राज सिंह जी बड़े दूरदृष्टि रखते थे, है ना। उनको यह बात तो पता थी कि औरंगजेब बड़ा धूर्त है, ये दारा सिकों को कभी जीतने नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में दारा सिकों का साथ देकर होने वाले बादशाह से दुश्मनी क्यों मोल लेनी? और औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, हिंदू विरोधी काम करता था। ऐसी स्थिति में औरंगजेब का भी साथ नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में राज सिंह जी क्या करें? देखो क्या गेम खेला राज सिंह जी ने। राज सिंह जी ने क्या किया, मेवाड़ में एक उत्सव मनाना शुरू किया। टीका दौड़, ये एक विशिष्ट प्रकार का क्या है, उत्सव। क्या घोषणा की गई इसके अंदर? तो ये जो टीका दौड़ उत्सव है करीब करीब 1 माह चलेगा। अब तक चलेगा 1 महीना चलेगा। और इसमें क्या करेगा, राणा का उपस्थित होना अनिवार्य। देखना मजा, क्या गेम खेलता बंदा। राणा का उपस्थित होना अनिवार्य। तीसरा, राणा उपस्थित तो रहेगा ही रहेगा, राणा को क्या करना है, शिकार करना है अपने राज्य की सीमा से बाहर। देखो क्या मजा है, राणा अपनी सीमा से बाहर शिकार पर जाएगा। ऐसा एक उत्सव मेवाड़ में शुरू हुआ। अब औरंगजेब ने पूछा, बताओ भाई राणा जी तुम किसके साथ हो? बोले आपके साथ। ये भी कोई पूछने की बात है? बोले आपके साथ तो आ जाओ सेना लेके। बोले कहां आ जाओ? बोले धर्मत के मैदान की तरफ। एमपी में एक जगह है धर्मत, 1658 में यहीं पर क्या हुआ था, सबसे बड़ा उत्तराधिकार युद्ध हुआ था दारा सिकों और औरंगजेब के बीच। और इसी युद्ध में दारा सिकों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह जी। बोले जसवंत सिंह जी आ रहे हैं दारा सिकों की सेना लेके धर्मत के मैदान की तरफ, अपने को चलना उधर। बोले कब चलना? अरे बोले जल्दी आ तो, आज चलना है। राज सिंह जी का ओ हो गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़ हो गई? अभी हमारे यहां एक प्रोग्राम चलता है, मामला सामाजिक है, राजा का उपस्थित रहना जरूरी है, शिकार खेलना जरूरी है, मामला 1 महीने का है, इसलिए अभी तो नहीं आ सकते, महीने भर बाद में कहो तो आ जाएंगे। अरे भाई महीने भर बाद में क्या काम आएगा? कुल मिलाकर राज सिंह जी ने टीका दौड़ उत्सव का बहाना करके ना औरंगजेब का साथ दिया और ना ही दारा सिकों का। दोनों को बोल दिया देखो तुम तो बादशाह के बेटे हो, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर, तुम तुम्हारा देख के लो, है ना। अभी हम थोड़े बिजी हैं, हमारे यहां एक प्रोग्राम है तो हमें डिस्टर्ब मत करो। देखो तुम तो। औरंगजेब ने कहा दारा का साथ तो नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता हम आपके साथ। अब देखो देखो यहां और खेल खेल गया साथ ही में। यह देख लिया कि बादशाह खुद तो बीमार, बादशाह के छोरे आपस में लड़ रहे हैं, मौका देखो, ये टीका दौड़ उत्सव का बहाना किया, शिकार का बहाना किया, और इसी समय शाहपुरा, पन्नेड़ा, मांडलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सब स्वतंत्र हो गए थे जगत सिंह के काल में। इन सभी पर हमले कर दिए और क्या कर दिया, मेवाड़ में मिला दिया। और जैसे ही औरंगजेब बादशाह बना, लेटर भेज दिया, बोले हम तो आपके साथ ही थे, और उसी समय इनकी क्या ले ली, परमिशन भी ले ली, और औरंगजेब ने राज सिंह के इस अधिकार को स्वीकार भी कर लिया, अनुमति भी दी। और इसी समय ध्यान रखना, औरंगजेब ने राज सिंह को कितने का, 6000 का मनसबदार बनाया था।
6,000 का मनसबदार बनाया। गेम कर गया, बड़ा खिलाड़ी राज सिंह। अभी कहां, अभी देखो मजा है। बन गए राजा राज सिंह जी, औरंगजेब बन गए, उधर मान्यता दे दी और 6,000 का मनसबदार। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। तो औरंगजेब ने, देखो दोनों प्रश्न, तो औरंगजेब ने किस राजपूत राजा से उत्तराधिकार युद्ध में सहायता मांगी थी? राज सिंह से। सहायता की नहीं, ये अलग बात है। दूसरा, औरंगजेब ने राज सिंह को कितने का मनसबदार बनाया था? ये अभी हाल ही में रीट के एग्जाम में प्रश्न था। कितने का? 6,000 का। जबकि शाहजहां ने कितने का? 5,000 का। याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में बढ़ता है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, नोट्स बना लेना, बढ़िया से नोट्स बना लेना, है ना। ऐसे नोट्स बनेंगे, आपको जीवन में फिर से कभी कहीं पर इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा चैनल पर आने का एकमात्र उद्देश्य है कि एक बार विद्यार्थी पढ़ ले, वापस जीवन में उसको इतिहास से संबंधित पैसे खर्च करने की आवश्यकता ना रहे, ना कहीं पर पैसे देने की आवश्यकता रहे, कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं रहे, किसी से पास जाने के फीस देने की आवश्यकता न रहे। इतना बढ़िया पढ़ ले एक ही बार में, बार बार पढ़ना ही नहीं होता है। तो आप नोट्स अच्छे से बना लेना, जिंदगी भर काम आएंगे जब तक नौकरी नहीं लग जाओगे। नौकरी लगने के बाद भी काम आएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, केवल नौकरी तक सीमित नहीं होता है, इसका तो महत्व जीवन भर रहता है। तो ज्ञान तो आपके पास होना ही चाहिए, ये केवल नौकरी तक सीमित नहीं हो सकता, नौकरी के बाद में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो नोट्स अच्छे से बना लेना और ये जीवन भर आपके काम आएंगे। जीवन में कभी भी उठकर पढ़ोगे, एक नजर मारोगे, आपका काम हो जाएगा। इसलिए अच्छे से नोट्स बनाओ। और भी अपने जो सहयोगी है, मित्र है, जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, मेरा आपसे निवेदन है उन्हें भी इस चैनल से जोड़ो, है ना। थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग। चलो आगे बात करें। अब देखना मजा। एक रियासत किशनगढ़, कौन सी रियासत? किशनगढ़। किशनगढ़ के राजा स्वरूप सिंह, राजा कौन? स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह जी के एक पुत्र एक पुत्री, पुत्री का नाम था चारुमती और पुत्र का नाम था मान सिंह। इस समय मुगल बादशाह कौन? औरंगजेब। और किशनगढ़ के राजा स्वरूप सिंह जी की पुत्री चारुमती बहुत ही सुंदर कन्या थी। और इस समय औरंगजेब के दरबार में कौन? चारुमती के भाई साहब मान सिंह जी। ऐसी स्थिति में औरंगजेब ने मान सिंह पर दबाव बनाया कि क्या करो, अपनी बहन का विवाह मुझसे कर दो। हालांकि मान सिंह जी कोई चाहते नहीं थे, लेकिन बादशाह औरंगजेब के आगे उनकी चली नहीं और मजबूर होकर इन्होंने चारुमती का विवाह किससे तय कर दिया? औरंगजेब से। जब ये बात पता चली किसको? चारुमती को। बोले ये क्या लफड़ा हो गया, औरंगजेब से थोड़ी शादी कर सकते हैं। और चारुमती ने वीरता के किस्से सुन रखे थे राज सिंह जी के। अपने एक व्यक्ति को बुलाया, विश्वास पात्र को, एक लेटर दिया और किसके पास भेज दिया? राज सिंह जी के पास। नाम तो सुन ही रखा था उस समय, फोटो फाटो भी पेंटर के चित्रकार के पास देख लिया। और किशनगढ़ शैली तो बड़ी इंपॉर्टेंट है? लेटर किसके पास? राज सिंह के पास। भरे दरबार में लेटर पढ़ा गया कि क्या राजहंसिनी अब किसी बगुले के संग जाएगी? हे महाराणा, मैंने आपको अपना पति मान लिया है मन से, लेने आओ तो ठीक, वरना चारुमती आत्मघात कर लेगी, लेकिन औरंगजेब के साथ तो नहीं जाएगी। अब क्या करे राज सिंह जी? एक महिला ने सहायता मांगी, पति मानकर मांगी। एक राजपूत से तो कोई सामान्य व्यक्ति भी सहायता मांग ले, जाना पड़ता है। यहां पर तो उस महिला ने सहायता मांगी है जिसने क्या कर लिया है? राज सिंह जी को ही अपना पति मान लिया है। भरे दरबार में लेटर पढ़ा गया
नहीं जाए इज्जत को बट्टा लगे, जाए तो किससे दुश्मनी मोल लेनी है? औरंगजेब से दुश्मनी मोल लेनी। अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा। एक नारी ने सहायता मांगी, राजपूत से एक कोई भी सामान्य व्यक्ति भी सहायता मांग ले, अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है, यही राजपूत धर्म है। तो ऐसी स्थिति में क्या करे राज सिंह जी? तय किया कि जाओ बोल दो अपनी राजकुमारी को कि राज सिंह जी आ रहे हैं। बात थी मित्रों 1660 ईस्वी की। राज सिंह जी ने क्या किया? किशनगढ़ पर हमला किया और चारुमती का अपहरण करके कहां लेकर आ गए? मेवाड़ लेकर आ गए और इससे विवाह कर लिया। पता किसको चला? औरंगजेब। इन्होंने हाथों हाथ अपना एक दूत भेजा राज सिंह के पास। बोले क्या गड़बड़ किया? बोले क्या गड़बड़ किया? बोले तुमने किशनगढ़ पे हमला किया? बोले हाँ किया। चारुमती का अपहरण किया? बोले हाँ। अरे उसकी सगाई औरंगजेब से तय हुई थी। हो गड़बड़ हो गई, मुझे पता ही नहीं था। अरे शादी करनी है औरंगजेब को? बुलाओ, बहुत सी लड़कियां है, शादी करो। अरे भाई बात शादी की नहीं है, तेरे को वही मिली। बोले वही मिली नहीं, पत्र आ गया। और एक राजपूत से कोई सहायता मांगे, सर कटाना पड़ता है, लेकिन जाना पड़ता है, फिर नहीं रुक सकते। औरंगजेब से कहना कि इस मामले में बीच में नहीं आए, देखो हमारे संबंध राजनीतिक है, वो बने रहने चाहिए, लेकिन चारुमती के मामले में हट छोड़ दो, यही ठीक रहेगा। फाइनली औरंगजेब को जहर का घूंट पीना पड़ा और यह हट त्यागना पड़ा। अच्छा, इसी समय का और एक किस्सा बहुत महत्वपूर्ण है ना। औरंगजेब ने तो जहर का घूंट पी लिया, लेकिन एक किस्सा और बड़ा महत्वपूर्ण है, वो नाम आप हमेशा याद रखोगे, इतिहास में अमर है। हाड़ी रानी सहल कंवर। ये इसी समय का किस्सा है जब किशनगढ़ पर हमला करना था। देखो केस क्या हुआ कि राज सिंह जी को 1660 में कहां हमला करना था? किशनगढ़ पर। हम बार बार कह चुके हैं कि जब भी मेवाड़ में कोई भी युद्ध होता है, तब हरावल का नेतृत्व कौन करते हैं? हरावल का नेतृत्व ठाट और पाट की प्रथा के तहत चुंडावत सरदार करते हैं। तो अब जो किशनगढ़ पर हमला होगा, उसका भी नेतृत्व कौन करेंगे? चुंडावत सरदार करेंगे। और इस समय सलुंबर के रावत जी थे रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत, जिनका इसी दिन विवाह हुआ था। इससे हुआ? सहल कंवर से। देखो ध्यान रहे, सहल कंवर। ये सहल कंवर कौन है? ये बूंदी के, कहां के? बूंदी के जागीरदार थे संग्राम सिंह हाड़ा। संग्राम सिंह हाड़ा, इनकी क्या थी? पुत्री थी। तो ये हाड़ी रानी थी। हाड़ाओं की राजकुमारी को क्या कहते हैं? हाड़ी रानी कहते हैं। तो ये हाड़ाओं की क्या थी? राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम था संग्राम सिंह हाड़ा। और ये सहल कंवर का विवाह किससे हुआ? रतन सिंह चुंडावत से हुआ। अब जब हमला करना था, कहां पर? किशनगढ़ पर। लेटर भेज दिया गया किसको? रतन सिंह जी को, युद्ध है आ जाओ। वो बॉर्डर पिक्चर में सुनील शेट्टी के आता है ना लेटर, वैसे ही शादी हुई थी, लेटर आ गया, युद्ध है आ जाओ। अब रतन सिंह जी गड़बड़, ले अब क्या करें? आज ही मेरी शादी हुई, आज युद्ध। रतन सिंह जी ने कहा महाराणा आज मेरी शादी हुई है। बोले आपकी हो गई क्या? बोले हाँ, अपनी होनी है, आ जाओ, चारुमती को लाना है। अब रतन सिंह जी अंदर जाए बाहर आए, क्या करें? रानी का मुंह भी नहीं देखा। उस जमाने में तो लॉटरी सिस्टम था। अब आजकल तो क्या है, आप लोग व्हाट्सएप पे फोटो फाटो भी देख लेते हो, उस जमाने में ये भी सिस्टम था नहीं, वो तो विवाह के बाद में ही। अब ऐसी स्थिति में रतन सिंह जी क्या करें? ड्यूटी है, जाना तो पड़ेगा। अंततः रतन सिंह जी ने क्या किया? अपनी एक दासी को भेजा। बोले रानी के पास जाओ, कोई निशानी मांग कर लाओ, युद्ध में जा रहे हैं, क्या पता क्या स्थिति हो। सहल कंवर को लगा कि चुंडावत जी मोह जाल में फंस रहे हैं, और मोह में फंसा हुआ आदमी अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा सकता।
सहल कंवर ने अपनी दासी से कहा कि जो निशानी दूं ले जाना और रावत जी को दे देना। सहल कंवर ने अपनी गर्दन काट के दे दी। ये लो, मेघराज मुकुल की कविता बहुत जोरदार है कि चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दियो सतराणी, हाड़ी रानी सहल कंवर। अपनी गर्दन काट के दे दी। और संभवतः इसीलिए इस युद्ध में राज सिंह जी जीते थे। युद्ध का नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? रतन सिंह जी। अपनी पत्नी के सिर को अपने गले में बांध कर गए थे। किशनगढ़ के आधी फौज तो यूं ही भागी, वहां मुगल भी आए हुए थे। बोले ये क्या आ रहा है बैरू जी की तरह, गले में तो क्या एक नारी का सिर बांधा हुआ, आक्रमण कर दिया। आधी फौज तो डर के भाग गई। बोले बैरू जी आ गया, है ना। सहल कंवर किस नाम से फेमस है? हाड़ी रानी। हाड़ी रानी का मूल नाम क्या? सहल कंवर। किसकी पुत्री? बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री। किसकी पत्नी? रतन सिंह चुंडावत की पत्नी। निशानी के तौर पर अपना शीश दे दिया था। ऐसी नारियां इतिहास में बहुत कम है। ऐसा उदाहरण तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के इतिहास के किसी पन्ने में कोई छपा हुआ होगा। यह तो दुनिया में एकमात्र उदाहरण है जब निशानी के तौर पर कर्तव्य मार्ग पर चलने वाले वीर के लिए रानी ने अपना सिर दे दिया था। तो ये नाम अच्छे से याद रखोगे, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रहेगा ध्यान, रखना ही पड़ेगा, एग्जाम देना है तो, है? चले आगे, बढ़े आगे। अच्छा ध्यान रखना, हाड़ी रानी सहल कंवर के नाम से राजस्थान पुलिस में एक हाड़ी रानी बटालियन भी है ना। कौन सी बटालियन है? हाड़ी रानी बटालियन। ये इन्हीं के नाम से, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। बात है 1678 की। 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना, जमरूद में। जमरूद पड़ता है अफगानिस्तान में, वहां इनकी डेथ हुई। और जमरूद में ही इनकी दो रानियों से दो पुत्र हुए थे। मारवाड़ के इतिहास में और अधिक विस्तार से बात करें या रिमाइंडर के तौर पे याद रखना। दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था दल थम्मन और दूसरे का नाम था अजीत सिंह। दल थम्मन की तो बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और अजीत सिंह को औरंगजेब ने दिल्ली में कैद कर लिया था। सौभाग्य से इसी समय मारवाड़ की धरती पर एक महापुरुष का जन्म हुआ था, वीर दुर्गादास राठौड़। ये मारवाड़ के इतिहास में सबसे सम्माननीय नाम है। इनके नाम के आगे वीर है और नाम के पीछे दास है। भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिनके नाम के आगे परमानेंट वीर जुड़ा हुआ है। आप कहीं पर भी केवल दुर्गादास लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। नाम के साथ क्या होगा? वीर होगा ही होगा। तो कितना वीर रहा होगा सोच लो आप। वीर दुर्गादास राठौड़। हम जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे वहां पर बहुत विस्तार से बात करेंगे कि जन्म कब हुआ, 13 अगस्त 1638 को कहां हुआ, सालवा गांव में, पिता कौन आज सिंह, माता कौन नेत कंवर, है ना। किस प्रकार से इन्होंने मारवाड़ की रक्षा की, इनको मारवाड़ का रक्षक अणबिंदिया मोती। कर्नल जेम्स टॉड ने तो इनको मारवाड़ का गेरिबाल्डी कहा है। क्यों कहा है? सारी बात विस्तार से करेंगे। यहां रिमाइंडर के तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्या कर लिया था, अजीत सिंह को दिल्ली से बाहर निकाल दिया था एक बागेली नामक महिला के सहयोग से। और कहां पहुंचा दिया था? सिरोही के कालिंद्री गांव में। यह कालिंद्री गांव पड़ता है सिरोही में। यहां पर एक पुष्करणा पुरोहित जी थे, जयदेव, ये पुष्करणा ब्राह्मण थे, इनके पास पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी दुर्गादास जी की चिंता यह थी कि औरंगजेब अजीत सिंह का पीछा करेगा और बालक को मारने का प्रयत्न करेगा। ऐसी स्थिति में दुर्गादास ने किससे कांटेक्ट कर लिया? राज सिंह से कांटेक्ट कर लिया। बोले महाराणा, मैं अजीत सिंह को बचा के लेके तो आ गया हूं, लेकिन क्या आप बालक की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हो? अब अजीत सिंह को शरण देने का मतलब औरंगजेब से दुश्मनी। अब क्या करें? लाओ बालक को, लाओ। और कहां पहुंचा दो बालक को?
बालक को पहुंचा दो केलवाड़ा। केलवाड़ा पड़ता है राजसमंद जिले में, बहुत ऊंचाई पर स्थित है ये, लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर, अपने 2500 मीटर। कुंभलगढ़ है 1224 मीटर और कुंभलगढ़ के पैरेलल है, तो 3500 फीट हो जाएगा, है ना, इतनी ऊंचाई पर है। और जंगल का एरिया है, 12 गांव की जागीर है ये, 12 गांव की। इनसे जो भी आय होती थी उससे क्या होता था, अजीत सिंह जी का लालन पालन होता। पता किसको चला, औरंगजेब को। तो अजीत सिंह को किसने शरण दे दी, राज सिंह ने। भेज दी सेना, गए अकेले ही, रास्ते में ही मिले, बढ़िया चाय पानी पिलाई। बोले कहां जा रहे हो, बोले तुमने अजीत सिंह को शरण दी। बोले कौन सा अजीत सिंह, अरे मारवाड़ का। अरे अजीत सिंह तो तुम्हारे पास था ना। अरे बोले हमारे पास है, दुर्गादास लेके भाग गए। भाग गया, ऐसे कैसे भाग गया, एक बच्चा नहीं संभलता, क्या करते हो तुम लोग, दिल्ली में बैठे टाइम पास करते हो, एक बच्चा नहीं संभाल सकते। उल्टा राज सिंह जी गले पड़ गए। अरे बोले भाई दब जा, आप ये बताओ अजीत सिंह आपके पास है ही नहीं। बोले तुमको मेरे पे भरोसा नहीं, मैं शुरू से तुम्हारे साथ हूं, चलो उदयपुर, चलो चित्तौड़गढ़ का चेक करना है, बोलो करो चेक कुंभलगढ़। बालक तो कहां पर, केलवाड़ा में। अब क्या करें, पक्का तुम्हारे पास सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे पास क्या करेगा बालक। चाय पानी पिलाया और वापस भेजा। वापस गया और औरंगजेब के सहयोगियों ने कहा पक्की इंफॉर्मेशन 100% अजीत सिंह राज सिंह के पास। मतलब राज सिंह हमको बेवकूफ बना रहा है, और शुरू से बेवकूफ बना रहा है। अब औरंगजेब को गुस्सा आया और औरंगजेब के एक बेटे का नाम था अकबर। क्या नाम था, अकबर। औरंगजेब का बेटा अकबर, ध्यान रखना, इसके नेतृत्व में सेनाएं रवाना की। समझा के भेजा कि देख बेटा मांडलगढ़ होते हुए मत जाना, उधर राज सिंह अकेला आता है, चाय पानी पिलाता है, बेवकूफ बनाता है, वापस भेज देता है। इधर से जाएगा, मारवाड़ होते हुए जाएगा। अकबर रवाना हुआ, पहुंचा जोधपुर, जोधपुर से होते हुए देसूरी, देसूरी से होते हुए पहुंचा नाडोल। कहां पहुंच गया, नाडोल। यहां नाडोल में राज सिंह जी पहले से बैठे, बढ़िया व्यापारी बनके। अकबर को बढ़िया रोका बीच में, बोले कहां जा रहे हो। बोले मेवाड़ पे हमला करने। क्यों, बोले वो मेवाड़ के राज सिंह जी बार बार मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाते। बेवकूफ बनाते, बोले करो हमला करो, ऐसे आदमी पर तो हमला करो। लेकिन अभी शाम हो गई। बोले हाँ, डेरा यहीं पर रखो, खाना हमारी तरफ से। बोले अच्छा। बोले हाँ, मैं तुम्हारे पिताजी से सिफारिश करूंगा, इनाम दिलाऊंगा। हाँ बोले करना करना। बढ़िया शाम को खाना वाना खिलाया। बोले आज की रात डेरा यहीं डालो, कल करना हमला। शाम हुई, खाना वाना खाया, आराम से बैठे बातें कर रहे थे। राज सिंह जी व्यापारी बने हुए, साथ में हताई कर रहे। बोले और अकबर जी, बादशाह, बाल तो अब आपके भी सफेद हो रहे हैं। बोले हाँ सफेद तो हो रहे हैं। क्या उम्र क्या हो गई होगी आपकी। बोले हो गई 51 साल। 50 साल हो गए, तो फिर राजा कब बनोगे, बादशाह कब बनोगे। अरे बादशाह मेरे पिताजी हैं औरंगजेब। बोले तुम्हारे पिताजी तो और 20 साल मरेंगे ही नहीं, फिर 70 साल के बादशाह बन के क्या करोगे, बादशाह बनने की उम्र तो अब है। बोले मतलब क्या, एक काम करो, मैं करवाता हूं तुम्हारी राज सिंह से बात, दुर्गादास भी देगा तुम्हारा साथ, तीनों मिलकर करो तुम्हारे पिताजी पर हमला, मारो औरंगजेब को और बनो बादशाह। समझ रहे बात को। अकबर ने कहा राज सिंह मेरा साथ देगा। बोले क्यों नहीं देगा, ओके करो तुम, यस करो। बोले ठीक है फिर करवाओ बात, लो फिर करो बात। बोले आप, बोले और नहीं तो क्या, दोपहर से दाल बाटा जिमा रहे हैं आपको। क्या गड़बड़ हो गई, औरंगजेब ने नाडोल में विद्रोह कर दिया। ध्यान रहा, यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लिया कि औरंगजेब के बेटे अकबर ने कहां विद्रोह किया, नाडोल में। किसकी सहायता से, राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ की सहायता से। और तीनों मिलके उल्टे किस पर हमला करने, अकबर पर हमला, अपने औरंगजेब पर हमला करने। क्या हुआ, कैसे हुआ, जानने के लिए तो अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों कल की क्लास में हम औरंगजेब के साथ क्या हुआ, इसी समय औरंगजेब ने जजिया कर वापस लगाया था, राज सिंह जी ने क्या निर्णय लिया। राज सिंह जी की बात केवल यहां पर समाप्त नहीं हो जाती है, सांस्कृतिक उपलब्धियां और भी विशिष्ट है। राजसमंद झील का निर्माण करवाना,
राज प्रशस्ति, जनासागर तालाब, तुलादान, बहुत से काम किए हैं राज सिंह जी ने। तो राज सिंह जी यूं एक क्लास में समाप्त नहीं हो सकते। तो कल की क्लास और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, कहने का मतलब। आशा करता हूं आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए और अच्छे से नोट्स जरूर बनाइए। ये क्लासें मैं दावा करता हूं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल वापस इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद।